Hello and welcome everyone to the channel of electro4u.in. Here myself Priyanka Kumari, Faculty of Engineering Mathematics at electro4u.in. Now in the learning of basic statistics in this series, today I am going to discuss about the topic mean. Okay, in this lecture I will cover about mean and then arithmetic mean and some theorems for calculating mean and various problems and some worked out examples. So let's proceed further. So what is mean? Let's see the definition part, and after that the definition will over. I will discuss some examples also for better clarification. Now, the average of a data set is found by adding all the numbers in the data and then divided by number of values in the set. What does this definition says to us? According to this definition, the average of a data set. For example, we are having a large number of data set, say x1, x2, x3, x4, dot, xn. Then the average value, what is the average value when we add some few datas like 1 plus 2 plus 3 or the sum of 10 numbers, that is the sum of all the numbers from 1 to 10 and then divided by number of terms. Okay, in the same way the average of a data set is found by adding all the numbers in the data. We will add all the numbers in the data and then divide it by the number of values given in the set. इसका मतलब ये है कि जैसे हमें कोई भी एग्जांपल या फिर कोई भी एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू है और हमें कहा जा रहा है कि आप मीन कैलकुलेट करिए उस पर्टिकुलर डेटा का, तो हम सारे डेटास जितने भी डेटा दिए हुए हैं सबका सम कर लेंगे, सारे नंबर का सम करके जितना भी नंबर दिया हुआ है बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से पूरे सेट को डिवाइड कर देंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर आवर मीन. ओके, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर ऑल्सो हैविंग सम अनदर डेफिनेशन, दैट इज a typical value which may or may not be among the datas assumed by a variable is considered as a representative of all the datas. जैसे कि ये एक टिपिकल वैल्यू है जो डेटा में अवेलेबल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बट उसको कि रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है डेटास का. जैसे कि 1 से 10 तक अगर देखा जाए तो इसका मिडिल वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. ठीक है, तो 5 के पहले के जितने भी नंबर्स हैं वो भी एक डेटा बना रहे हैं एंड 5 के बाद के जितने नंबर्स हैं 5 to 10 के बीच में जो भी हैं वैल्यूज़, वो भी एक पर्टिकुलर डेटा बना रहे हैं. बट जो 5 है वो दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, स्टार्टिंग के पार्ट को भी और लास्ट के पार्ट को भी. तो इस तरह से हम लोग समझते हैं इसको. नाउ अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है. अभी हम लोग मीन का डेफिनेशन देखे थे, अब अर्थमेटिक मीन देखते हैं. बेसिकली मीन और अर्थमेटिक मीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी अर्थमेटिक मीन का यूज़ हम लोग लार्ज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं. इसमें थ्योरम्स भी है, तो वो थ्योरम्स को भी हम लोग देखेंगे. पहले अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन को देखते हैं. इट इज़ द मीन ऑफ द वैल्यूज़ डेटास एंड इट इज़ डिफाइंड एज x bar 1 by n and summation of all the values. Okay, that is represented by xi also. अर्थमेटिक मीन बेसिकली फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ डेफिनेशन टाइप नहीं है, ये मीन के जैसा ही है. और बेसिकली मीन और अर्थमेटिक मीन में कोई डिफरेंस है भी नहीं, बट फिर भी हम इसे एक अलग टर्म की तरह इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2 टाइप के फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तब भी हम लोग यूज़ करते हैं जब वैल्यूज़ कम दिए रहते हैं, 1 to 10 या फिर 20, 30 काउंटेबल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दिए रहते हैं. बट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ़ एन का जो वैल्यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं, जैसे 100 और 200 इतने सारे वैल्यूज़ दिए. तो 100 वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना कि सबके लिए एक एक टेबल ड्रॉ करें फिर सबका वैल्यू कैलकुलेट करें.
फ्रिक्वेंसी का, तो इसलिए उसको हम लोग ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी करते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास बनाते हैं, फिर क्लास इंटरवल बनाते हैं, और उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितना फ्रिक्वेंसी लाई कर रहा है एक रेंज के अंदर हम लोग वो डिफ़ाइन करते हैं। सो अर्थमेटिक मीन का ज़रूरत मेनली ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही पड़ा। आगे हम लोग थ्योरम में देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका वर्किंग फार्मूला क्या है। जैसे इफ़ द डेटाज हैव द फ्रीक्वेंसी शोन बिलो, जैसे कोई एक डेटा दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल एक्स और फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया हुआ है, वेरिएबल x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक दिया हुआ है, n नंबर ऑफ वैल्यूज़, एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज fy f2 f3 f4 एंड डॉट 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 टिल fn। देन अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/n इज इक्वल टू xi इंटू एफ आई, दिस वेरिएबल इंटू फ्रीक्वेंसी प्लस x2 इंटू f2 डॉट 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 xn इंटू fn। और बट यहाँ पे ये n क्या है, तो ये n कुछ भी नहीं है, दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज हेयर n बिलोंग्स टू समेशन ऑफ i बिलोंग्स फ्रॉम i टू n, i1 से लेकर के n तक है, समेशन है f1 का, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, n is nothing but f1 f2 f3 dot sum of all the frequencies given here, okay, that is summation of all the frequencies where I stands from 1 to n, 1 से लेके n तक जाएंगे। ठीक, तो ये था अर्थमेटिक मीन के बारे में। That's all about arithmetic mean. Hope so it is clear. Now let's proceed to the theorem of the arithmetic mean. Now here we will see the theorem based on the arithmetic mean. First theorem is basically used for arithmetic mean of the variable assuming large data. Where we are having large number of data, then at that particular time we will use this theorem, and this theorem is very useful wherever in the question large number of data are given for calculating arithmetic mean. Now let's see. If the two variables x and y are related by the equation y is equal to x minus c by d and y bar is equal to x bar minus c by d, where c and d are any number. यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई दो वेरिएबल लेते हैं x और y, सपोज दैट दो वेरिएबल हैं, और ये जो वेरिएबल है आपस में इस इक्वेशन से रिलेटेड है, y इज इक्वल्स टू x माइनस सी बाई डी एंड y बार इज इक्वल्स टू x बार माइनस सी बाई डी, जहाँ पे x और y तो वेरिएबल है एंड x बार एंड y बार आर न्यू वेरिएबल, एंड c एंड d जो है वो कोई भी एक नंबर या फिर कांस्टेंट है, वेयर x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn टोटल fi, that is frequency, here fi is the frequency and it is equals to f1 f2 f3 dot 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 fn. Now values of x are changed to those of y, पहले x कुछ और था, अब y x तो y में चेंज हो गया है, so y is equal to y1 y2 y3, similarly like x1 x2 x3 dot 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 yn, that is total value, and frequency f1 f2 f3 dot 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 n, where yi is equals to xi minus c by d. Okay, here what we have seen, here we have seen that y is equal to x minus c by d and y bar is equal to x bar minus c by d, then yi is equals to xi minus c by d. Now let's prove the formula. Now here arithmetic mean of y equals y. Now arithmetic mean of y is equal to y bar 1 by n summation of fi yi, where I belongs from 1 to n. Now after that, in next step 1 by n summation from I to n fi, and at the place of yi we will put this one, that is
आर एज्यूम्ड वैल्यू फॉर वाई आई दैट इज़ एक्स आई माइनस सी बाई डी। यहाँ पे जैसे वाई बार क्या हुआ 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 to n number of values. Okay, so it will be all be same here 1/n, this is y bar equals 1/n summation from I to n if I, and at the place of yi we will write xi minus c by d, xi minus c by d. now next step 1/n, इस d को हम लोग यहाँ रखेंगे डिनोमिनेटर में और ये 1 से n तक जाएगा समेशन, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा एफ आई दैट इज़ सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एफ आई इंटू सी होल में ब्रैकेट, देन वाई बार इज इक्वल्स टू 1/n d समेशन 1 से n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस समेशन फ्रॉम आई टू n एफ आई इंटू सी, y bar equals 1/n d summation from I to n एफ आई एक्स आई इंटू सी को यहाँ बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, समेशन तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का होगा ना, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ये वेरिएबल है एफ आई फ्रीक्वेंसी अंदर रहेगा और कांस्टेंट टर्म जो ये सी है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। आफ्टर दैट now last step 1/n d summation f I x I from 1 to n minus c, अगर हम लोग याद करें तो हम लोग देखेंगे कि समेशन ऑफ एफ आई दैट इज़ फ्रीक्वेंसी का समेशन जो है आई से लेकर के 1 से लेकर के n तक, वो हमारा क्या था, कैपिटल N था। ओके, दैट यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सिंस I 1 to n, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ये लिख लेंगे, देन y bar इक्वल्स 1/n इंटू d समेशन एफ आई इंटू एक्स आई 1 to n माइनस सी बाई डी। ओके, यहाँ पे 1/n d दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो 1/n d समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई से 1 से n तक और ये माइनस सी एन बाई एन डी, n to n cancel, that is only c by d we are left with. Now y bar is equal to 1/n d summation of f I x I 1 से लेके n तक माइनस c by d. Now we are left with some few steps 1/n d summation of f I x I from 1 to n minus c into 1/d. After that y bar is equals 1/d into 1 by capital N summation f I x I belong from 1 to n minus c by d, and y bar is equals 1/d into x bar minus c by d. Y bar is finally equals x bar minus c by d. So this was the proof of the theorem. Okay, now यहाँ पे वेट
हाँ है 1/n, ये x बार कैसे हुआ, तो दिस इज़ नथिंग बट जो अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूला हम लोग देखे थे x बार इज इक्वल्स टू 1/n x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, दैट इज 1/n समेशन ऑफ xi, 1 i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ये क्या है x बार है, ठीक है। तो सिमिलरली उसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, इस पूरे के जगह पे समेशन ऑफ x बार इसको पुट किया, ठीक है। इसको पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है दैट इज आर रिजल्ट इज y बार इज इक्वल्स टू x बार माइनस c/d। यही तो था जो हम लोग को प्रूफ करना था। सो इट्स वॉज वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स and nothing else. So for calculating the arithmetic mean of variable using large data, we have seen the formula, that is y bar is equals to x bar minus c/d. Now let's proceed to another theorem which is based on composite mean. Okay, or generally we also say the mean for the composite group. Now what does this word composite mean? Here we will see that in theorem 2 on the mean of composite group. Now ये भी arithmetic mean का ही पार्ट है, arithmetic mean का सेकेंड थ्योरम है। देखते हैं क्या कहता है। Let x1 x2 x3 dot 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 xr, where r is number of values like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it can be anything, okay, be the mean of arithmetic mean of R groups containing n1 n2 n3 dot 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 nr observations respectively, then their combined mean or composite mean is given by the formula n1 into x1 plus n2 into x2 plus n3 into x3 plus nr into dot 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 xnr and divided by n1 n2 n3 nr। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई वैल्यू या फिर डेटास दिया रहे हैं जिसमें x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xr तक का वैल्यूज़ दिया रहे और उस ग्रुप में n1 n2 n3 n4 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दिया रहे, तब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस का कॉम्बाइंड मीन या फिर कंपोजिट मीन बोथ आर सेम, ओके, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज़ गिवन बाय द फार्मूला है x बार which is equals n1 into xi bar plus n2 into x2 n3 into x3 n4 into x4 nr into xr, where r is groups containing n number of observations, n1 into n3 number of observations। ओके, सो ये एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, so this was the formula for calculating composite mean, okay, that is x bar is equal to n1 x1 plus n2 x2 dot 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 nr xr by n1 n2, that is number of observation, x is the variable। Now let's see it with the example. The mean wage of 60 laborers in morning shift is rupees 80 and the mean wage of 40 laborers working in the evening shift is rupees 70. Then the mean wage of all laborers of both shift will be। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं ये पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज़ और डेटा दिए हैं हम उनको नोट कर लेंगे। पहले डेटास को पहचानने आना चाहिए कि कौन कौन सा वैल्यू और डेटा हमें दिया हुआ है। जैसे कि फॉर्मूला में देखें तो हमें बस दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पहला है n1, दूसरा है n2 या फिर जितना भी नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हो, और x1 और x2। इट मीन्स मीन जो दिया है अलग अलग मीन और अलग अलग नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, उस पर्टिकुलर मीन का हमें बस वो पहचानने में देरी है और उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे द मीन वेज ऑफ 60 लेबरर्स, 60 लेबरर्स कह रहा है, इट मीन्स ये क्या दिया है, ये n दिया है, n1 दिया है, नंबर ऑफ़ लेबरर्स का बात कर रहा है यहाँ पे। तो n1 कितना गिवन है 60, इन द मॉर्निंग शिफ्ट इज़ रुपीज़ 80। अब मुझे कैसे पता चला कि ये रुपीज़ 80 जो है वो मीन है, तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में द मीन वेज
ऑफ 60 लेबरर्स, ये 60 में नहीं है, 60 लेबरर्स ये तो नंबर है ना, ये तो नंबर है, मतलब ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो ये n लेबरर्स है, ये n1 को डिनोट कर रहा है 60 एंड मीन कितना दिया है हमारा x1 कितना दिया है, दैट इज़ 80। नाउ द मीन वेज ऑफ 40 लेबरर्स वर्किंग इन द इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट में जो 40 लेबरर्स हैं, अब ये 40 ये मीन तो नहीं होगा, ये तो n2 होगा, ठीक है। तो n2 कितना दिया है 40, ओके। मीन कितना दिया है इसका 70, दैट इज़ 70। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, देन द मीन वेज ऑफ लेबरर्स ऑफ बोथ शिफ्ट, तो दोनों ही शिफ्ट का लेबरर्स का जो वेज होगा, वेज का मतलब सैलरी होता है यहाँ पे, जो डेली बेसिस पे जो पेमेंट मिलता है लेबर सबको, तो उसी को वेज कहते हैं हम लोग, डेली वेजेस भी कहते हैं, ठीक है, पेमेंट। तो वो क्या होगा वो पूछ रहा है। देन दिस विल, इस फार्मूला से देखते हैं, इस फार्मूला में क्या था n1 इंटू x1, तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बाई क्या था यहाँ n1 प्लस n2 डॉट डॉट, हमारे पास दो n है तो वी विल राइट n1 प्लस n2, दैट विल बी n1 कितना दिया है 60, x1 कितना दिया है 80, n2 कितना दिया है 40, x2 70 बाई n1 40, 60 प्लस 40, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, n1 60 है ये और n2 40 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है 2800 और ये हो गया हमारा 100, तो दिस इज 7600 अपॉन 100, दैट इज 76। सो हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से फार्मूला पे यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कंपोजिट मीन को। क्वेश्चन में मेन करने का, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना भी वैल्यूज़ हमें दिया है, हम क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज़ दिए पहले उन सबको नोट डाउन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने n1 को नोट कर लिया। क्वेश्चन में वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना से ही 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। वैल्यूज़ पहले सही से आइडेंटिफाई करना सीखिए, उसके बाद तो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। n1 दिया, x1 का वैल्यू रखा, n2 रखा, x2 रखा, कुछ नहीं, फार्मूला में बस रखा। ये फार्मूला यहाँ से जो डिराइव हुआ था हमारा x बार इज इक्वल टू कंपोजिट मीन के लिए n1 x1 डॉट डॉट nr xr बाई n1 प्लस n2 nr तक, इसको बस फार्मूला में पुट किया and then we got the desired result, okay। हम लोग इस लेक्चर में मीन के बारे में देखे, फिर अर्थमेटिक मीन के बारे में देखे, उसके बाद 2 थ्योरम भी देखे। पहला थ्योरम में हम लोग देखे थे कि लार्ज नंबर ऑफ डेटाज के लिए हम लोग अर्थमेटिक मीन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेनली अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो फार्मूला से हम लोग डिराइव किए। सेकेंड में हम लोग देखे कि कंपोजिट मीन को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि मीन के बेसिस पे, जो मीन अभी हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे, अभी तक तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पार्ट को देखा था। अब हम लोग उसके बेसिस पे जितने भी एग्जांपल हो सकते हैं, जिस टाइप के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं मीन के बेसिस पे, उन सारे टाइप प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो आता है वो टाइप 1 आता है। इसमें जो प्रॉब्लम होता है बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। इसमें हमें पर्टिकुलर एक डेटा दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेटा में से आप मीन कैलकुलेट करिए। तो वर्किंग रूल क्या होता है, किस तरह से हमें उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए कि मिनिमम टाइम में हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आइए उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ गिवन। जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ दिया हुआ है उसमें से n का वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे
जैसे F1 F2 F3 दिया रहेगा ना, ये F1 F2 F3 ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल N कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट इन स्टेप 2 वी विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ Fi इंटू Yi। Fi जो है फ्रीक्वेंसी है और Yi जो है वो वेरिएबल है जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन में जिसको हम लोग कंपोज किए थे। यहाँ पे Fi फ्रीक्वेंसी एंड Yi इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम Xi माइनस C/D। C और D नंबर्स है, ठीक है। एंड देन इन स्टेप नंबर 3 वी विल कैलकुलेट समेशन ऑफ Fi Xi। ये Fi Xi निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे Fi Xi निकालने के बाद उसका सम कर लेंगे टेबल से। आफ्टर दैट मीन वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, वी विल कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड उस टेबल में हम लोग कंप्यूट करेंगे सारे वैल्यूज़ को जो जो अबव में दिए गए हैं। जैसे हम अभी सारे स्टेप्स को बताए थे, कैपिटल N को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर Y बार X बार समेशन ऑफ Fi Xi एंड थस कंप्यूट द रिज़ल्ट। और इस तरह से रिज़ल्ट को हम लोग कंप्यूट करते हैं। सो ये वर्किंग रूल था टाइप 1 प्रॉब्लम के लिए, जिसमें अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे जो प्रॉब्लम होगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। अभी जो टाइप 1 डिस्कस किए थे हम लोग कि मीन कैसे निकालना है किसी भी गिवन डेटा में से, उसको कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे डेली वेजेस क्या दिया हुआ है, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। डेली वेजेस मतलब लेबरर्स, जो लेबर्स होते हैं उनका जो सैलरी होता है डेली का वो दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो होते हैं, लेबरर्स या फिर वर्कर्स एक ही हैं। तो इस रेंज में, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में 16 लाई कर रहे हैं। 30 to 34 क्लास इंटरवल में 28 लाई कर रहे हैं। 35 to 39 में 14। और यहाँ पे ये भी दिया है कि इट इज़ गिवन दैट द टोटल वेज फॉर 10 वर्कर्स अर्निंग इज़ ₹45 एंड मोर इज़ ₹600। ओके, मतलब जो 10 वर्कर का जो अर्निंग है वो ₹45 है एंड मोर इज़ ₹600। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। निकालना क्या है हमें, फाइंड द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। तो ये हमारा टाइप 1 से मैच करता है। देखिए टाइप 1 में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो रूल क्या था, पहले हम लोग N कैलकुलेट करेंगे, फिर Fi Xi कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी टेबल कैलकुलेट करके जो टेबल जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें हम लोग ये सारे वैल्यूज़ को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब जो क्वेश्चन देखे थे हम, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें डेली वेज दिया हुआ था, नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिया हुआ था, टोटल वेज भी दिया हुआ है 10 वर्कर्स का 45, ठीक है, और मोर जो है वो 600 दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे टेबल को, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल को कंस्ट्रक्ट करके जितना भी वैल्यूज़ दिया हुआ है सारे वैल्यूज़ को हम लोग नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा क्लास इंटरवल जो हमें दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है 25 to 29, सेकेंड वन इज़ 30 to 34, फिर दिया है 35 to 39, 40 to 44। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसको नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को ये दिया है 16, दिस इज़ 28, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 एंड इसका दिया था 12। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट वैल्यू लेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे 25 और 29 का मिड पॉइंट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा हमारा 27। कैसे आया, 25 + 29 / 2। ओके, इसी तरह से 30 + 34 / 2 यहाँ पे करेंगे तो इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट होगा 37, सिमिलरली इसका होगा हमारा 42। अब हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा हमारा Yi, दैट इज़ Xi - C/D। C जो है वो किसी भी एक वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, और जो D है
वो डिफरेंस होता है, दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। 32 माइनस 27 दैट इज़ 5, 37 माइनस 2 32 दैट इज़ 5, 42 माइनस 37 दैट इज़ 5। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो डी है हमारा वो 5 आया, और जो हमारा सी है वो अगर हम किसी भी इंटरवल को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस इंटरवल को अगर चूज़ करते हैं तो जो सी होगा वो मिड पॉइंट वैल्यू लेंगे, हम लोग इसका मिड पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सी बाई डी, ठीक है। तो जो एक्स, ये हमारा एक्स आई है मिड पॉइंट, ये हमारा एफ आई है, और वाई आई को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो वाई आई होगा वो होगा -2, -1, 0 एंड 1। ये -2 कैसे आया, तो इस फॉर्मूला में रखिए एक्स आई माइनस सी बाई डी। एक्स आई की जगह पे रखना है हमें ये 27, माइनस सी की जगह 37 और डी की जगह 5। नाउ अब जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो है हमारा एफ आई इंटू वाई आई। एफ आई मतलब ये फ्रीक्वेंसी, और वाई आई ये जो आया तो 16 माइनस 32, ये क्या हो गया 2 माइनस 32, 28 इंटू -1 दैट इज़ -28, 14 इंटू 0 दैट इज़ 0, 12 इंटू 1 दैट इज़ 12। नाउ जो टोटल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 16, 28 प्लस 14 प्लस 12 दैट इज़ 0 एंड देन हेयर 7 दैट इज़ 70। ये इसका सम आया पूरा फ्रीक्वेंसी का। एंड देन समेसन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई चाहिए ना, तो ये कितना है हमारा, आ गया हमारा -48। अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। दैट इज़ हमारा कैपिटल एन कितना आया 70, एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई ये कितना आया -48, ठीक है। तो यही तो था हमारा सबसे पहला स्टेप। देख, जो हमारा पहला स्टेप था वो यही तो था, पहले एन कैलकुलेट करना था, कैपिटल एन जो कि 70 आया, हम लोग कैलकुलेट किए। फिर एफ आई इंटू वाई आई ये भी कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे जो सी था वो मिड पॉइंट था, और सी और डी नंबर था, जो दो मिड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था कांस्टेंट वैल्यू वो था। अब ये भी हो गया हमारा, स्टेप 3 भी हो गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं करना, अब सारे वैल्यूज़ को बस पुट करते जाना है और फिर हमारा फाइनल आ जाएगा आंसर। नाउ फ्रॉम दिस टेबल एन तो मिल गया हमें, समेशन ऑफ एफ आई और वाई आई भी मिल गया। अब हम मीन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें पहले वाई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर एक्स बार एंड देन मीन। नाउ जो हमारा यहाँ से वाई बार होगा वो होगा 1/कैपिटल N समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई दैट इज़ -48/70। इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा -24/35। ओके, देन वाई बार तो ये हुआ, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाले -24/35 कंप्यूटेड वैल्यू। बट हम लोग को पता है कि वाई बार एक्स बार माइनस सी बाई टी भी होता है, तो यहाँ से एक्स बार क्या होगा वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो एक्स बार होगा वो होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू 37 + 5/, ये कैसे आया, अभी हम लोग जो इक्वेशन देखे थे वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 37/d दैट इज़ 5, तो वहाँ से हम लोग ये किए। जैसे अभी जो वाई बार था हमारा वो था एक्स आई माइनस 37/5, तो यहाँ से जो ये एक्स बार जो ये निकला यहाँ से वो हो गया 37 + 5/, दैट इज़ वाई बार 37 + 5। ये वाई बार का वैल्यू जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे वो कितना आया था -24/35 आया था ना, -24/35। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 33.57। ओके, देन
इसके बाद क्या करेंगे, ये तो एक आदमी का सैलरी निकला, एक वर्कर का निकला, हमें 70 वर्कर्स का निकालना था। सो द टोटल वेज ऑफ 70 वर्कर्स विल बी ₹33.57 into 70, that is ₹2349.9। नाउ जो एज होगा 70 वर्कर्स का वो 2349.9 प्लस 600 रुपीज़ होगा। ये 600 कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में दिया, ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, जहाँ पे मीन निकालना था। तो टोटल वेज फॉर 10 वर्कर्स का 45 दिया था और मोर का 600 दिया था। तो हमें कितने का निकालना है, 70 का निकालना है। तो 70 का क्या होगा, जो मीन आया हम लोग ये, इसमें हम लोग 600 प्लस कर देंगे वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ₹2949.9। और मीन पेज निकालना है ना, हमें मीन निकालना है वेज का। देयरफॉर मीन वेज इज़ ₹2949.9 अपॉन 70, जो हमें वैल्यू 70 वर्कर्स का निकालना है। तो 70 ये हो गया रुपीज़। तो जो मीन वेज हो गया 80 वर्कर्स का, वो क्या हो गया 2949.9 by 80, दैट इज़ ₹36.87। दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइप। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो हमसे मिस्टेक हो गया था थोड़ा। 80 वर्कर्स का इसलिए निकाल रहे हैं क्यों, जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे बोल रहा था टोटल वेज फॉर 10 वर्कर्स का ऑलरेडी दिया हुआ था और मोर का दिया है कितना, 600 दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सारे का उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसलिए 80 वर्कर्स का हम लोगों ने कैलकुलेट किया। पहले 70 का कैलकुलेट किए, फिर 10 मोर का कैलकुलेट किए, देन हम लोग मीन एवरेज निकाले। दिस वॉज द बेस्ट एंड द ईजी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, और ये जो हमारा प्रॉब्लम था मीन के बेस पे, जो पहला एग्जाम्पल था ये हमारा। और ये जब डेटा दिया रहेगा तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसका वर्किंग रूल वही होता है, सबसे पहले कैलकुलेट कैपिटल N को कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट समेशन ऑफ FI इंटू XI, एंड स्टेप 3 समेशन ऑफ FI YI। उसके बाद मीन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा और थस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, सारे वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर उस तरह से निकल आएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 इन मीन। ओके, नाउ दिस इज़ द टाइप 2 ऑफ मीन। अभी हम लोग मीन देखे थे, मीन का डेफिनेशन देखे थे। इसके पहले हम लोग पहले वाले वीडियोस में टाइप 1 देखे हैं मीन के बारे में, उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो बताई थी मैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे टाइप 2 करेक्टेड मीन का जो प्रॉब्लम होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे करेक्टेड मीन का इस पे रिलेटेड जितना भी टाइप का प्रॉब्लम होगा सबको देखेंगे। जैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स was found to be 65। एवरेज मार्क्स, एवरेज बोल रहा है तो एवरेज वैल्यू किसको कहते हैं, एवरेज वैल्यू इज़ द अनदर नेम ऑफ मीन ऑल्सो। मीन में भी क्या होता है, हम लोग वही करते हैं ना, एवरेज ही तो निकालते हैं हम लोग मीन में। तो ये 65 क्या दिया है, ये मीन ही दिया है इस ऑब्जर्वेशन का 70 स्टूडेंट्स का। ये 70 क्या है, n है। Later it was found that marks of one student was wrongly recorded as 85 in place of 58। तो बाद में पता चला कि जो रिकॉर्ड है उसमें 85 एक स्टूडेंट का मार्क्स को गलत रिकॉर्ड हो गया है, वो 58 की जगह पे 85 हो गया है। तो फाइंड द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कैसे निकालेंगे, सो किसी भी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम लोग डिटरमाइन करें कि क्वेश्चन में कौन कौन से वैल्यूज़ दिए हुए हैं, और फिर जो जो वैल्यूज़ और डेटा दिए हुए हैं उन सब को हम पुटअप करके नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। हेयर इट इज़ गिवन ऑब्टेन बाय द क्लास ऑफ 70। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ, n दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 70
एंड 65 एवरेज मार्क्स, इट मीन्स मीन दिया हुआ है xi 65 और ये क्या दिया, ये तो करेक्ट मार्क्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं सबसे पहले। सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस बट बिफोर डैट जो रॉन्गली कैलकुलेटेड मीन होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होगा, सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ये होगा हमारा दैट इज xi इंटू कैपिटल N 70 इंटू 65 दैट इज 4550। ये हो गया हमारा सम ऑफ। अब सम ऑफ करेक्टेड ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ये तो रॉन्ग वाला पार्ट हो गया ना। अब करेक्टेड ऑब्जर्वेशंस का भी देख ले ज़रा। सम ऑफ करेक्टेड ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स, ये क्या होगा, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ करेक्टेड ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ करेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो सम ऑफ रॉन्ग और रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या निकला, यहाँ हमारा 4550 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू। तो रॉन्गली रिकॉर्डेड वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 85 और करेक्ट वैल्यू क्या है 58। तो हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। रॉन्गली रिकॉर्डेड क्या था हमारा 85 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या था 58। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 4523। नाउ अब क्वेश्चन का पार्ट ओवर हो चुका है, कैलकुलेशन का पार्ट। सो द करेक्टेड मीन इज इक्वल्स टू 4523 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा कितना था, यहाँ पे देखेंगे क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, इट मीन्स n कितना दिया हुआ है, n हम लोग 70 कैलकुलेट किए थे। तो हम यहाँ 70 पुट करेंगे, ये हमारा आ गया 64.61। दिस इज़ आवर करेक्टेड मीन। सो दिस वाज द टाइप 2 ऑफ मीन में इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पहला जो टाइप 1 हम लोग देखे थे जिसमें एक डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ था, उसमें से मीन कैलकुलेट करना है। ये टाइप 2 था जिसमें करेक्टेड मीन को फाइंड करना था। दिस वाज ऑल अबाउट मीन। होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ वी विल सी arithmetic mean and problem based on arithmetic mean. But before that I would like to say that for better clarification of your understanding and for better understanding please watch the video completely, and if you will skip any part then you may be not able to understand the calculation or you may arise some doubt. Okay, so for your benefit only I am saying that please watch the video completely without skipping any portion for better clarification. Okay, now let's proceed to arithmetic mean part. जैसे कि हम लोग arithmetic mean को देखे थे, इसमें उसको फॉर्मूला से कैलकुलेट भी किया था, दो थ्योरम था उसमें दो, उनको भी देखा था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए arithmetic mean को देखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Two variables x and y are related as 3x plus 4y is equal to 21. Arithmetic mean of x is 3. Find arithmetic mean of y. दो वेरिएबल है x और y जो आपस में इस इक्वेशन से रिलेटेड है, 3x plus 4y is equal to 21, जिसमें x का मीन दिया है अर्थमेटिक मीन 3, तो अर्थमेटिक मीन 4 का y का क्या होगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो इस रिलेशन से हम लोग y में जो क्या इक्वेशन निकाल सकते, पहले हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, अब y को निकालते हैं, हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ y निकालना है। तो इस इक्वेशन से y के टर्म्स में जो रिलेशन निकलेगा वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 21 माइनस 3x अपॉन 4। यहाँ से सिंस दिस इज
फ्रॉम दिस इक्वेशन, देयरफॉर y इज इक्वल टू इतना। कुछ नहीं किए, बस y का वैल्यू इस इक्वेशन के टर्म्स में y का वैल्यू निकाले हैं। उसके बाद y बार के लिए 21 माइनस यही तो निकालना है अर्थमेटिक मीन बाई 4। यहाँ पे y अर्थमेटिक मीन ऑफ y इज इक्वल टू 21 माइनस 3x। अर्थमेटिक मीन ऑफ x क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, पुट है 3 माइनस 4, इट विल बी y बार इज इक्वल्स 21 माइनस 9 बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 3। Therefore, y bar is equals to 3 हमारा आ गया। अर्थमेटिक मीन ऑफ y निकालना था। इट वॉज वेरी सिंपल। अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है एक वेरिएबल का नहीं दिया हुआ है, तो उस अननोन वेरिएबल का निकालना है और दोनों वेरिएबल आपस में एक लीनियर इक्वेशन से कनेक्टेड है। जैसे ये इक्वेशन दिया है इससे कनेक्टेड है, एक का दिया हुआ है तो अनदर का निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए हमारा, स्टेप 1 जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि y को हम लोग किस तरह से x के टर्म्स में लिखें। y को x के टर्म्स में लिखा, फिर यहाँ पे y पे बार लगाया, x पे बार लग जाएगा। उसके बाद ये y बार अर्थमेटिक मीन ऑफ y को डिनोट करता है, x बार अर्थमेटिक मीन ऑफ x को, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ था एंड थस वी कैलकुलेटेड इट। होप सो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अर्थमेटिक मीन कैसे निकाले थे हम लोग, 1/n x1 x2 x3 डॉट xn, दैट इज़ 1/n समेशन ऑफ xi टू xn, और इसको हम लोग प्रूफ भी किए थे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ x 1/n xi fy। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया xi दिया है, तो हम पहले xi इंटू fy निकालेंगे, दैट इज 6 इंटू 4 28, x2 इंटू f2 5 इंटू 3 15, x3 इंटू f3 2 इंटू 1 2, x3 इंटू f4 8 इंटू 2 16। now summation of xi fi is equal to xi x1 f1 x2 f2 x3 f3 प्लस x4 f4, ये 4 होगा। तो ये कितना हो गया, 28 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 16, तो 57। और हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा, एम जो होगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज समेशन ऑफ xi fi बाई समेशन ऑफ fi 1 to n, तो 1 to n और 1 बाई कैपिटल N समेशन ऑफ fi इंटू xi, दैट इज ये कितना निकल के आया हमारा, ये आया 57 बाई कैपिटल N। ये कितना है, दैट इज ये ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1 8 प्लस 2, दैट यहाँ लिखेंगे टोटल, ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, दैट इज 5.7। ओके, सो दिस was all about the arithmetic mean। होप सो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है, then you are most welcome to ask your doubts in the comment section, okay, and I will try my best to help you। So this was all about arithmetic mean and mean। Hope so you all like this lecture, and
Please kindly support us by subscribing the channel electro4u.in, like the video and share it among your friends.